नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और इस शो में अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे कि आज अहम खबरें कौन कौन सी हैं, साथ ही ग्लोबल मार्केट से संकेत कैसे दिखाई दे रहे हैं, एशियाई बाजारों की चाल कैसी है और बाजार पर रणनीति भी आपके सामने एक एक करके रखेंगे। लेकिन चलिए शुरुआत सबसे पहले करते हैं एशियाई बाजारों से। और शुरुआत अच्छी दिखाई दे रही है एशियन मार्केट्स की। हालांकि गिफ्ट निफ्टी जरूर पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन कुछ बाजार ऐसे हैं जो कि लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। निकाई मजबूत है 119 अंक ऊपर। कोरिया के बाजार भी हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी आपको बताया आपकी स्क्रीन पर 0.5% ऊपर इस वक्त गिफ्ट निफ्टी कारोबार कर रहा है। लेकिन चीन के बाजार में वीकनेस है 0.5% की, और हांगकांग के बाजार भी कमजोर है। यहाँ पर चीन में एक बड़ी प्रॉपर्टी डेवलपर एवरग्रांड के लिक्विडेशन की खबर निकलकर आ रही है। तो वहां पर जिस तरीके से इकोनॉमिक टेंशन बढ़ते जा रही है उसका असर हम देख रहे हैं बाजार पर है। और हांगकांग के बाजार देखिए इस वक्त करीब 1.5% से ज्यादा की कमजोरी दिखा रहे हैं, और चीन के बाजारों में भी वीकनेस ही देखने को मिल रही है। चलिए अब मुंबई से विश्व मोहन को अपने साथ जोड़ लेते हैं और वो हमें बताएंगे कि कल ग्लोबल मार्केट में किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला। विश्व मोहन, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। एशियाई बाजारों में ज्यादातर बाजार जितने भी बड़े मेजर इंडाइसेस है ऊपर है, लेकिन चाइना और हांगकांग के बाजार को लेकर चिंता इसलिए, जैसा आप कह रही थी, एवरग्रांड के लिक्विडेशन की चिंता इस पर हावी है। हांगकांग के कोर्ट की तरफ से कल लिक्विडेशन का फैसला आया और 20% तक शेयर गिरा। उसके बाद ट्रेडिंग को होल्ड कर दिया गया है और वही दबाव आज हांगकांग के बाजार पर भी दिख रहा है। अमेरिकी बाजारों की बात करें तो डाउ जोन्स और S&P 500 दोनों ही इंडेक्स रिकॉर्ड स्तरों पर बंद हुए। 2024 में जनवरी में छठी बार ऐसा मौका है कि दोनों इंडेक्स रिकॉर्ड स्तरों पर बंद हुए हैं। लेकिन नैस्डैक कल इन दोनों इंडेक्स से बेहतर प्रदर्शन करता दिखा। 1% से ज्यादा की तेजी नैस्डैक में दिखी। तो अच्छी तेजी, अच्छे संकेत अमेरिकी बाजारों से दिख रही है। तो ये तेजी क्यों आई है? तो इसमें दो खबर सबसे ज्यादा है। जो अर्निंग्स आ रहे हैं वो ज्यादातर अर्निंग्स बेहतर है। S&P 500 की जितनी कंपनियां अब तक नतीजे पेश की हैं उसमें से 72% कंपनियों के नतीजे बाजार के अनुमान से बेहतर रहे हैं। उससे बाजार को सपोर्ट मिल रहा है। दूसरी खबर, अब तक जितने भी इकोनॉमिक्स नंबर आ रहे हैं वो बेहतर है। चाहे वो जीडीपी के नंबर आपने पिछले हफ्ता चौथी तिमाही के जीडीपी नंबर्स देखा, या फिर यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट की तरफ से जो बयान आया है, उन्होंने कहा है कि पहली तिमाही में अनुमान से कम वो बोरोइंग करेंगे। ये खबर अच्छी है क्योंकि उनके जो नेट फिस्कल फ्लो होता है वो बेहतर है, कैश बैलेंस की स्थिति बेहतर है। इस वजह से वो जो फंड जुटाएंगे वो कम जुटाएंगे। तो स्थिति इकोनॉमी को लेकर अच्छे संकेत यहां पर मिल रहे हैं। आज एक अहम ट्रिगर है, आज से फेड की 2 दिनों की बैठक शुरू होगी। हालांकि बाजार पूरी तरह से मान चुका है कि ब्याज दरों में कोई बदलाव इस बैठक में नहीं होने वाला है। लेकिन आगे की कमेंट्री क्या रहेगी, मार्च को लेकर, फिर मई की बैठक को लेकर क्या कमेंट्री आती है, कब ये दरों में कटौती होगा, उस पर अगर कुछ सफाई मिलती है तो डेफिनेटली इस पर बाजार की नजर रहेगी। इस हफ्ते कई मेजर कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं। मेगा टेक कंपनीज जिसमें अल्फाबेट से लेकर माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और अमेजॉन, मेटा, इन तमाम कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं जिस पर बाजार की नजर रहेगी। अन्य संकेत की बात करें तो वो भी बाजार के लिए सपोर्टिव दिख रहे हैं। कल कच्चे तेल में तेजी के बाद 1% की नरमी दिखी। आज हालांकि हल्की तेजी दिख रही है, लेकिन अभी भी $83 के नीचे ब्रेंट क्रूड है, तो वहां पर चिंता नहीं है। और यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड वापस से नीचे की तरफ आना शुरू हो चुका है, 4.07% पर आ चुका है। डॉलर इंडेक्स में भी हल्की नरमी दिख रही है। तो कुल मिलाकर आज के लिए संकेत अच्छे दिख रहे हैं पूजा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विश्व मोहन आपका ये पूरी जानकारी देने के लिए। तो कुल मिला के संकेत अच्छे ही हैं, बहुत नेगेटिव नहीं है, क्योंकि अमेरिकी बाजारों में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं। और अब 2 दिनों की फेड की बैठक भी होने वाली है, जो कि आज से शुरू होगी। कल देर रात इस पर फैसला आएगा, उस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। फिलहाल ब्याज दरों में कटौती की तो संभावना नहीं है, लेकिन कब ये शुरू होगा ये दौर, इससे जुड़े कमेंट्री पर हमारी नज़र रहेगी। और ओवरऑल इकोनॉमिक्स सिचुएशन पर फेड गवर्नर का क्या कहना है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा देखना। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि नतीजों का एक्शन दिख ही रहा है वहाँ के बाजार में, एक के बाद एक नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। उसके चलते भी हम देख रहे हैं कि लगातार इस पूरे साल अगर देखें 2024 की शुरुआत में, तो डाउ जोन्स और S&P 500 ये 6वीं बार है जब रिकॉर्ड लेवल्स पर क्लोजिंग देखने को मिली है। तो अच्छे संकेत मिल रहे हैं इस वक्त यूएस के मार्केट से। चलिए एक बार FIs और DIs का भी अपडेट आपको बता देते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि आज के लिए लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट होंगे। तो कैश मार्केट की बात करें तो कल FIIs ने 110 करोड़ की खरीदारी की है। आंकड़ा छोटा है लेकिन नेट खरीदारी का आंकड़ा निकल कर आ रहा है। DIs की तरफ से भी अच्छी बाइंग हुई है।
और करीब 3,221 करोड़ की बाइंग नजर आई है। DIIs की तरफ से इंडेक्स फ्यूचर में 1137 करोड़ की खरीदारी हुई है, लेकिन इंडेक्स ऑप्शन में FIs की तरफ से करीब 22,777 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है। कल हमने आखिरी कुछ घंटों में कल हमने देखा भी कि कल बाजार काफी मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। निफ्टी 385 अंक ऊपर क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी में शानदार तेजी देखने को मिली है और अभी आज के लिए भी जो क्यूज नजर आ रहे हैं वो भी पॉजिटिव हैं। तो आज किन लेवल्स पर नजर रखनी है आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में, ये एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं मुंबई स्टूडियो से पूरा अपडेट लेकर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, अगर आप मार्केट के लिहाज से देख रहे हैं तो कल का दिन काफ़ी शानदार था और उम्मीद करते हैं आज भी आपको गैप का एक बेनिफिट मिलेगा, लेकिन एक गैप आपको ना रेजिस्टेंस एरिया के आसपास भी लेके जा रहा है। कल देखिए, हमने आपको एक नोटिस कराया था, FIs का नंबर जैसे हमको 21% दिखा, हम बहुत कॉन्फिडेंट थे कि मार्केट के अंदर शॉर्ट कवरिंग आएगी और हमने खुल्लम खुल्ला आपको कल बताया कि कल शॉर्ट कवरिंग के लिए तैयार हो जाइए। और कल काफ़ी अच्छी शॉर्ट कवरिंग आई, रिलायंस और ONGC ने ट्रिगर किया। हालांकि रिलायंस का डिलीवरी वॉल्यूम मैंने चेक किया तो मेरे को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखी है। हो सकता है सेकंड डे रिलायंस थोड़ा ठंडा हो जाए, लेकिन किसके हाथ में बैटन जाएगा अभी थोड़ा कहना मुश्किल है। शायद ऑटो कंपनीज आ सकती है। मैं पहले जरा निफ्टी पे आता हूँ कि निफ्टी के अंदर कल क्या हुआ। कल लॉन्ग पोजीशंस बनी है, करीब करीब 1 से 1.25% के आसपास की पहले शॉर्ट्स हुई हैं, बाद में लॉन्ग बने हैं और ये 21,700 पे हम जाके बंद हुआ है, 700 प्लस पे जाके। 762 का वीवैम्प लेवल है, 21,800 का एक रेजिस्टेंस लेवल भी ऑप्शंस का। तो 21,762 से लेके जो 800 वाली रेंज है, पहले अगर पार हो गई तो शॉर्ट कवरिंग और आएगी और ये 22,000 तक भी बाजार को लेके जा सकती है। ये पहला पॉइंट है, क्योंकि कल FIs ने भी थोड़ा माल खरीदा है और करीब 3-3.5% उन्होंने अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाई है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि FIs तो खरीद रहे हैं और 3% का उन्होंने, लेकिन DIs नहीं खरीद रहे। इस पूरी तेजी के अंदर DIs का कोई रोल नहीं है ज़्यादा, वो जस के तस खड़े हुए हैं, उसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये पॉइंट टू बी नोटेड है। इसलिए FIs जो रिटेल के बीच में जितनी चर्निंग होगी वो वॉलेटाइल होगी, क्योंकि DIs उसमें टिपिकली बैलेंसर वाला रोल अपनाते हैं। आते हैं नंबर्स पे, जो इस समय आप ऑप्शंस का ट्रेड देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, ये 22,000 करोड़ की सेलिंग का है और सभी सेगमेंट में बाइंग हुई है और सिर्फ ऑप्शंस में सेलिंग हुई है। इसका मतलब कल मार्केट में हेज करके मार्केट में खरीदा गया माल। FIs सीधा सीधा नहीं ले रहे थे, FIs जो भी माल ले रहे थे उसको थोड़ा थोड़ा हेज भी कर रहे थे किसी ना किसी चीज़ के साथ। तो इसलिए जब हेजिंग होती है, अब 21% से आप 24% पे आए, लेकिन सामने 2-4 पक्के रेजिस्टेंस खड़े हुए हैं, तो अभी आप बहुत बड़ा एग्रेशन ना रखें, लेकिन हाँ, इसका फायदा जरूर उठाएं शॉर्ट कवरिंग का। जैसे हमने कल भी आपको 20-30% माल दिलवाया, वो अगर आप ट्रेल करके आ रहे हैं तो और अच्छी बात है। अगर आपको कैरी करना है तो आप 22,000 तक भी लेके जा सकते हैं, बट फिलहाल इससे ऊपर नहीं होगा। जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस नहीं है और आज बनाना चाहते हैं, उनको थोड़ा रुकना चाहिए। एक बार मार्केट अगर उनके हाथ से निकल चुका है कल की तेजी, तो आज उनको 1 मिनट के लिए थोड़ा रुकना चाहिए और सुबह सुबह के जो गैप और कितना सस्टेन करता है उसके बाद चेक करके लें। 21,800 अगर मेंटेन रखता है 10-15 मिनट तो फिर आपके काम आएगा। आते हैं बैंक निफ्टी पे। कल शॉर्ट कवरिंग हुई है, 45,500 के लेवल के आसपास हमने आए हैं। हालांकि शॉर्ट कवरिंग शॉर्ट लिव्ड होती है, लेकिन उसके बाद भी उम्मीद करते हैं कि अब बैंक निफ्टी आज या कल या परसों में थोड़ा कैचअप करेगा निफ्टी के साथ। वो कितनी जल्दी करेगा अभी कहना थोड़ा मुश्किल है, बट कैचअप कर सकता है। पुट कॉल रेशियो के हिसाब से अभी बैंक निफ्टी काफ़ी हल्का है, काफ़ी सस्ता है, वो 0.85 पे खड़ा हुआ है। इसका मतलब बैंक निफ्टी में अभी पूरी गुंजाइश है। कल ध्यान दिया होगा आपने कि HDFC का शेयर ज़्यादा चला नहीं, वो टूटा नहीं, बस उसने बैलेंसर वाला रोल अपनाया और बैंक निफ्टी को थोड़ा सा सपोर्ट किया, इसके अलावा उसने कुछ नहीं किया। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ 1 से 2 दिन में HDFC भी थोड़ा आपको हिलता डुलता जरूर दिखेगा। रही बात ऑप्शन ट्रेडर्स की, इंट्राडे में इतना बढ़िया मूव मिल रहा है कि आपको BTST या STBT करने की जरूरत नहीं है। आप इंट्राडे स्विंग्स का बेनिफिट उठाइए, आज भी खुलने के बाद इंट्राडे स्विंग्स का बेनिफिट उठाइएगा। सेक्टर की जो चर्निंग है वो हो रही है, उस सेक्टर की चर्निंग में आपको सुबह सुबह हम शेयर्स बता देंगे, आप उसको चेक कर लीजिएगा। रही बात F&O बैन की, तो कोई भी शेयर F&O बैन में नहीं है। ठीक है। तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए, अहम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स जो कि हमने आपको अभी बताया। लेकिन इस बाजार में ट्रेड कैसे ले या फिर स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपना के चले, ये समझ लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर अजीत मिश्रा जुड़ चुके हैं रेलिगेयर ब्रोकिंग से। अजीत, थैंक यू सो मच समय देने के लिए ET नाउ स्वदेश को। बताइए, आज कोई ट्रेड लेना चाहिए निफ्टी या बैंक निफ्टी में, और अपने स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया भी बताइए, किन शेयरों में ट्रेड करें। गुड मॉर्निंग पूजा। तो पूजा देखिए, 2 चीजें हैं। कल जो रिकवरी थी, काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिली हमको बाजार में, और जो स्टेबिलिटी चाहिए थी बैंकिंग में कहीं ना कहीं वो भी देखने को मिली। बट अभी भी लगता है कि बैंकिंग में थोड़ा सा आपका अंडर परफॉर्मेंस अभी भी जारी है, बिकॉज हायर लेवल्स पे आपने प्रॉफिट टेकिंग देखी। 44,700 का जोन था,
उसको हम क्रॉस नहीं कर पाए, जो कि 100 EMA के अराउंड पे है। तो ये देखते हुए मेरे हिसाब से आपको इंडेक्स में अगर प्रेफर करना है तो निफ्टी ज़्यादा बेटर कैंडिडेट है। बट क्योंकि अभी गैप अप दिख रहा है तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा डिप का वेट करना चाहिए आपको, और या तो पॉज आए, आपको गैप आप सस्टेन कर पाए, तब आपको पोजीशनिंग देखनी चाहिए इंडेक्स में। तो मुझे लगता है कि 21,850 से लेकर 22,000 ये लेवल्स बेसिकली अभी अब खुले हैं। 550 को होल्ड करने की जरूरत है, तो 550 आपका स्टॉप लॉस रहेगा अगर आप कोई पोजीशन प्लान करते हैं निफ्टी में। तो स्टॉक स्पेसिफिक बात करें, दोनों ही रिकमेंडेशन बाय साइड पे होगी। पहला नाम होगा LIC हाउसिंग फाइनेंस का, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला है करीब 2 हफ्ते का, काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ। अर्ली ट्रिक में ही इसमें कल ब्रेकआउट देखने को मिला और पूरे दिन इसने सस्टेन भी किया उस ब्रेकआउट को। तो एंटिसिपेशन ये है कि ये मूव एक्सटेंड करेगा, करीब 6 से 24 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं आपको। 588 का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा नाम होगा फ्रॉम दी ऑटो स्पेस टाटा मोटर्स, यहाँ पे भी आपको कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला है, स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस पे है। ऑटो एज अ सेक्टर, यहाँ पे भी आपने एक अप मूव देखा है। तो ये सारी चीजें दिखा रही है कि 868 तक के लेवल्स पॉसिबल है। 826 के स्टॉप लॉस के साथ इसको भी आप लॉन्ग कर सकते हैं। ओके, थैंक यू अजीत आपका ये रणनीति सुझाने के लिए। टाटा मोटर्स में खरीदारी करके चलिए 868 के टारगेट के लिए, और LIC हाउसिंग फाइनेंस में भी खरीदारी करने की। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे खबरों वाले शेयर्स की, और कौन कौन से नतीजे आए कल बाजार बंद होने के बाद, ये भी एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। शरद, कल काफ़ी सारे दिग्गज कंपनियों के नंबर्स आए बाजार बंद होने के बाद, पहले तो नतीजे बताइए कैसे आए और कौन कौन सी कंपनियों ने अपने नतीजे जारी किए। जी बिल्कुल पूजा, 3 निफ्टी कंपनीज आए थे और सबसे पहले ITC फोकस पे आएगा। लार्जली वीक सेट ऑफ नंबर्स जो है ITC देखने में से मिला है, और जो उनकी सिगरेट की वॉल्यूम ग्रोथ है वो जो है एक्सपेक्टेड है कि वो नेगेटिव या फ्लैट देखने मिली है हमारे कैलकुलेशंस के हिसाब से। और इम्पॉर्टेंटली ये जो है हाई बेस था लास्ट ईयर में, तो इसके कारण जो है ऑफकोर्स हम देखें कि सिगरेट के वॉल्यूम्स में पिकअप नहीं हुआ। अब याद है कि जो सिगरेट का बिजनेस है लगभग 60 से लेकर 70% का SOTP वैल्यूएशन जो है ये इनके पूरे बिजनेस में आती है। और इवन जो पेपर सेगमेंट है वो भी थोड़ी म्यूटेड परफॉर्मेंस की है, हालांकि होटल सेगमेंट में एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस देखने मिला है। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि एक्सचेंजेस से भी ये अप्रूवल आ गई है जहाँ पे अपनी होटल्स बिजनेस को वो डीमर्ज करेंगे, तो एक पॉजिटिव न्यूज़ तो ज़रूर है। लेकिन ओवरऑल वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। जब अगर उसके कोर बिजनेस है उसके बारे में हम बात करें तो बजाज फाइनेंस लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए, हालांकि थोड़ी सी एसेट क्वालिटी जो है डिटोरिएट की है सिक्वेंशियल बेसिस पे। लेकिन AUM की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रोथ AUM पिछले 16 क्वार्टर में देखने मिली है। वही अगर दूसरे साइड बात करें निम्स की, जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन होती है, उसमें लगभग 11 बेसिस पॉइंट्स का जो है कंप्रेशन देखने मिला है सिक्वेंशियली। इसका ये कारण है क्योंकि रिस्क वेट्स बढ़े हैं और कॉस्ट ऑफ फंड्स में भी बढ़ोतरी हुई है। तो आप कह सकते हैं कि दोनों साइड से जो है पॉजिटिव भी आया, नेगेटिव भी आया। लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स कहेंगे। NTPC के कल देर रात नंबर्स आए थे जो ओवरऑल अबव एस्टिमेट्स हैं, और जहां प्लांट लोड फैक्टर है उसमें भी इंप्रूवमेंट देखने मिला। अब तो हमने बात कर ली 3 निफ्टी कंपनीज की, लेकिन इंपॉर्टेंट अर्निंग्स और भी हैं जो कुछ वायदे बाजार के हैं, कुछ कैश सेगमेंट के हैं। सबसे पहले बात करें तो मैरिको फोकस में रहेगा। लार्जली वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिला है, और डोमेस्टिक बिजनेस में भी जो है वॉल्यूम ग्रोथ में ज़्यादा पिकअप नहीं हुआ है। और जो उनके फूड प्रोसेसिंग बिजनेस है वहाँ के जो ग्रोथ है वो जो है अनुमान से कम आए हैं, और ओवरऑल उनका जो टारगेट है वो लगभग 750 करोड़ हो चुका है वित्त साल 2024 के लिए रेवेन्यू का। और पहले जो था एनालिस्ट का एस्टिमेट था वो 850 करोड़ रुपए रहेगा। तो कह सकते हैं वीक सेट ऑफ नंबर्स मैरिको के लिए आया है। लेकिन 2 ताकतवर नंबर्स जो है वो हमने मिड कैप से पिक किए आपके लिए। सबसे पहला हेरिटेज फूड्स, यहाँ पे ऑफ कोर्स सीजनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहता है मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स का, और यहाँ पे देखें तो इनकी रेवेन्यू 20% बढ़ी है, लेकिन पैट 2 गुना हो चुकी है। मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट आया है, और जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स होती है उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने मिला है। तो हेरिटेज फूड्स के नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। और स्ट्रॉन्ग की बात करें तो वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स, इनके भी बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। अगर आंकड़ों की बात करें, रेवेन्यू 52% का ग्रोथ आया है, पैट जो है आप कह सकते हैं डबल हो चुका है, मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट आई है। और दोनों जो पाइप्स सेगमेंट है उनके, सीमलेस पाइप्स ले लीजिए या वेल्डेड पाइप्स, उनमें भी उमदा वॉल्यूम ग्रोथ देखने मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट जो स्टॉक्स है फोकस में रहेंगे। एंड ऑफ कोर्स RR केबल, इनके भी नंबर्स आए थे, और हमने देखा है वायर केबल कंपनीज के नंबर्स जो है इस बार वीक आए हैं। एंड ऑफ कोर्स इन्वेंट्री कॉस्ट में भी बढ़ोतरी, और यहाँ पे भी वही कहानी प्ले आउट हुआ है। और याद रखिए जो मार्जिन्स है वहाँ पे हायर एम्प्लॉय एक्सपेंस और इन्वेंट्री कॉस्ट के कारण जो है इम्पैक्ट पड़ा है। तो इनके RR केबल के वीक सेट ऑफ नंबर्स है जो रिसेंटली लिस्टेड हुई थी कंपनी।
ठीक है, तो ये कुछ नतीजे और कैसे रहे नतीजे, इसका पूरा एनालिसिस अभी शरद आपको करके बता रहे थे और उसका रिएक्शन भी हम देखते हैं, रिजल्ट स्पेसिफिक एक्शन भी काफ़ी दिखता है स्टॉक्स पर, तो इन सभी इंपॉर्टेंट नंबर्स पर नज़र रखिए। शरद, इसके अलावा खबरों वाले शेयर्स भी बताइए। जी बिल्कुल, गेल के हमने कल नंबर्स देख लिए थे, मार्केट आवर्स में बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए थे, स्टॉक भी लगभग 5% का हाई इंट्राडे दिया था। अब जो कॉन कॉल हुई थी मार्केट आवर्स के बाद, वहाँ पे मैनेजमेंट ने जो FY24 का जो एबिटा गाइडेंस है अपने मार्केटिंग सेगमेंट का, उसको बढ़ा दिया है। पहले 3500 करोड़ था, अब 5500 करोड़ हो गया है। और इसके अलावा एडनॉक जो अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, उनके साथ 10 साल का जो है इंपॉर्टेंट करार का भी अनाउंसमेंट किया। तो ये दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो मार्केट आज के बाद आए हैं, तो आज वॉल्यूम्स आज भी पिकअप देखने मिल सकती है स्टॉक में। सनटेक रियल्टी, दो मुंबई के जो है एक्सपेंसिव इलाके, जो एक नेपेंसी रोड है और एक बैंड्रा बैंडस्टैंड है, यहाँ पे दो प्रोजेक्ट्स वो डालने वाले हैं, जिसका जो कुल ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू है वो एस्टिमेट करे 3000 करोड़ रुपए का। तो इस स्टॉक को भी अपने रडार में रखिएगा। टिप्स इंडस्ट्रीज, यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक डील हुआ है, जहाँ पे SBI म्यूचुअल फंड ने 5% स्टेक की एक्विजिशन की है। सेलर्स तो प्रमोटर्स थे, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सबसे बड़ा, आप कह सकते हैं एक बड़ा DI जो है घुसा है कंपनी में, तो यहाँ पे बहुत एक इंटरेस्टिंग मूव देखने मिल सकता है स्टॉक में। और इम्पॉर्टेंटली बात करें, IGL भी फोकस में रहेगा, जहाँ पे LIC ने अपना स्टेक को बढ़ा दिया है। पहले 7.3% स्टेक था, अब 9.3% स्टेक हो गया। और आखिर में कृष्णा डायग्नोस्टिक्स भी फोकस में रहेगा, जहाँ पे वो शॉर्टलिस्ट हो गए हैं हेल्थ सर्विस महाराष्ट्र में, जहाँ पे वो MRI और CT स्कैन सर्विसेज देंगे। तो ये जो है एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो स्टॉक के लिए है। ठीक है, तो ये हैं खबरों वाले शेयर्स और इसका पूरा इम्पैक्ट भी शरद ने आपको बताया। बहुत बहुत धन्यवाद शरद आपका ये पूरा एनालिसिस करने के लिए। तो ढेर सारे नतीजे भी आए और नतीजों पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं ये भी एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ वामाक्षी जुड़ चुकी हैं पूरा अपडेट लेकर। वामाक्षी, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करेंगे हम बजाज फाइनेंस के तरफ से। अगर हम देखें तो नोम्यूरा का कहना है कि इन लाइन ऑपरेशनल नंबर्स आए हैं कंपनी की तरफ से। काफ़ी मजबूत AUM ग्रोथ है सारे ही सेगमेंट्स में एक्सेप्ट रूरल B2C। क्रेडिट कॉस्ट भी बढ़े हैं और ये एक थोड़ा सा नेगेटिव है, स्लाइट हिकअप ज़रूर नज़र आया है, मगर कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो गाइडेड रेंज के अंदर है, जिसके चलते नोम्यूरा ने बजाज फाइनेंस पर खरीदारी की राय ज़रूर बरकरार रखी, मगर अपना टारगेट प्राइस घटाया है। और जेफरीज का कहना है कि स्ट्रॉन्ग और ब्रॉड बेस्ड एसेट ग्रोथ के चलते टॉप लाइन में काफ़ी अच्छा मोमेंटम नज़र आया है। उनका कहना है कि एम्बार्गो जो EMI कार्ड पर जो है वो अभी भी है और इनफैक्ट वो रिवाइज स्टैंडर्ड सबमिट करेगी कंपनी Q4 में। लार्जली जेफरीज ने बजाज फाइनेंस पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा, मगर अपना टारगेट प्राइस इन्होंने भी घटाया है। इसके अलावा ITC फोकस में रहेगा। जेफरीज का कहना है कि ओवरऑल अनुमान से कमज़ोर EBITDA कंपनी ने रिपोर्ट किया है। सिगरेट का जो EBIT ग्रोथ है वो पिछले कई क्वार्टर में सबसे स्लोएस्ट है। FMCG की ग्रोथ हाई सिंगल डिजिट में नजर आई है। ओवरऑल जेफरीज ने ITC पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस घटाकर 520 रुपये प्रति शेयर पर कर दिया है। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि टॉप लाइन मिस कंपनी ने रिपोर्ट किया है सिगरेट और एग्री बिजनेस के चलते। होटल्स का जो रेवेन्यू था वो हालांकि अनुमान से बेहतर रहा है और ओवरऑल इसी के चलते मॉर्गन स्टैनली ने ITC पर अपनी ओवरवेट की राय को बरकरार रखकर टारगेट प्राइस घटाया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज भी फोकस में रहेगा। सिटी का कहना है कि ओवर कैपेसिटी के कंसर्न ज़रूर नज़र आ रहे हैं सोलर इक्विपमेंट में और इनफैक्ट कंपनी अपनी सोलर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को टारगेट कर रहे हैं फेज़ वाइज कमीशन करने की सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर से। प्रोजेक्ट रिटर्न्स हालांकि ओवर सप्लाई की वजह से हैम्पर हो सकते हैं। ओवरऑल सिटी की तरफ से न्यूट्रल की राय आ रही है, टारगेट प्राइस 2910 के साथ। गेल पर नोम्यूरा का कहना है कि काफ़ी मजबूत नंबर्स कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं, हायर दैन एक्सपेक्टेड पेटकेम बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी के चलते और ओवरऑल इसी के चलते उन्होंने म्यूचुअल की राय को बरकरार रखा है और टारगेट प्राइस बढ़ाकर 185 रुपीज़ प्रति शेयर पर कर दिया है। ओके, थैंक यू वामाक्षी आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। लेकिन एक और खबर का पर रुख करते हैं और फोकस में है ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। जल्द ही आपको ऑटो सेक्टर के लिए PLI स्कीम में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ET नाउ स्वदेश को सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि सरकार ने एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी समीर दीक्षित जुड़ गए हैं। समीर, बताइए।
ऑटो सेक्टर के लिए बड़ी राहत का ऐलान हम फुल फ्लेज बजट में होता हुआ देख सकते हैं। दरअसल ऑटो इंडस्ट्री पीएलआई स्कीम को लेकर के एक डिमांड लगातार सरकार के सामने रख रही थी। डिमांड यही थी कि फिलहाल जो पीएलआई स्कीम के तहत इंसेंटिव डिसबर्समेंट है वो सालाना होता है और इंडस्ट्री की डिमांड ये थी कि इसको क्वार्टरली किया जाए। ऐसा करने से जो भी पीएलआई के लाभार्थी ऑटो कंपनियां हैं इनके लिक्विडिटी में, कैश फ्लो में काफी सरलता आएगी और वो बढ़ेगा। और इससे ऑटो इंडस्ट्री का लगातार दावा है कि जो प्रोडक्शन आउटपुट है उसमें भी तेजी आएगी। और इस इंडस्ट्री की डिमांड पर फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री लगभग सहमति बनाती हुई नजर आ रही है और ये रिकमेंडेशन वित्त मंत्रालय को भी जल्द सौंपा जा सकता है। माना जा रहा है कि जो फुल फ्लेश्ड बजट पेश किया जाएगा उसमें ऑटो इंडस्ट्री के लिए ये राहत का ऐलान किया जा सकता है, क्योंकि इससे सरकार को भी मानना है कि जो क्वार्टरली इंसेंटिव डिसबर्समेंट है ये प्रक्रिया के तहत किया जा सकता है और इसको अगर करना है तो सरकार इसके लिए कुछ और टेस्टिंग एजेंसीज को शामिल कर सकती है। तो टेस्टिंग एजेंसीज का दायरा बढ़ा सकती है, उसके बाद ये क्वार्टरली इंसेंटिव डिसबर्समेंट को शामिल किया जा सकता है और इसका ऐलान हम अगले बजट में होता हुआ देख सकते हैं। ऑटो सेक्टर के लिए जो पीएलआई स्कीम है इसका जो बजटीय आवंटन तकरीबन 26,000 करोड़ है और इस आवंटन के जरिए जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है सरकार को लगता है कि वो जबरदस्त रहेगा और क्वार्टरली इंसेंटिव से उसको और बल मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया समीर आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो बड़ी खबर आ रही है ऑटो सेक्टर से जुड़ी और बजट से जुड़ी जो भी छोटे छोटे अपडेट्स आ रहे हैं वो हम आपके सामने एक एक करके रख रहे हैं। तो इस बजट पर ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स पर भी फोकस रहेगा। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही।